अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर टेंसर का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में से ही ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वेक्टर टेंसर के, क्योंकि ये मोर जनरलाइज्ड कंसेप्ट इसका आगे यूज़ होता है ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का एंड कर्ल का। तो हमें बेसिक इसके समझने की ट्राई करनी है कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, ठीक है, वेक्टर है या स्केलर है, डाइवर्जेंस क्या है, स्केलर है, वेक्टर है या कर्ल है हमारे पास, तो ज़ाते खुद क्या है, उसके बाद देखते हैं ये चीज़ों के बारे में। तो अगर तो इनका वैसे एप्लीकेशनों के हिसाब से देखा जाए तो ये अप्लाइड वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। ठीक है, मीन के ये जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं ये मैकेनिक्स में होती हैं, फ्लूइड्स वगैरह में यूज़ होती हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो या फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल वगैरह। तो इस तरह से हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शंस कौन से होते हैं और स्केलर फील्ड कौन सी होती है। तो इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन आर इन अ स्पेस, अगर स्पेस में हमारे पास ये तीन पॉइंट्स पड़े हैं, तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करवाएं, ये वाला जिसको फाई फंक्शन कहते हैं, स्केलर फंक्शन बोल देते हैं ये वाला, तो अगर ये हमें एक स्केलर मतलब आंसर दे, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, जो फाई होगा ये क्या होगा, स्केलर फंक्शन। फॉर यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इस तरह से लिख दूँ, जी को मैं एज अ ज़ीरो ले लूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर फंक्शन होगा इन आर। जिस तरह से ये नीचे एग्जांपल भी दी है, फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस जी स्केयर इज द स्केलर फील्ड फंक्शन। इसी तरह से टेम्परेचर की वो बात कर रहा है, टेम्परेचर की एग्जांपल है, तो अच्छा उसके बाद आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हमने आगे वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो अगर हमारे पास जो है वो ए वेक्टर को हम लिख सकें इस तरह से, ठीक है, A1 I, A2 J, A3 के उसमें हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद भी अगर हमें आंसर वेक्टर ही मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। और जितने हमें पॉइंट्स के बाद जितने वेक्टर्स मिलते हैं, जाहिर बात है इसमें एक्स वाई जी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद डिफरेंट वेक्टर्स मिलेंगे। तो ये जितने वेक्टर्स मिलेंगे आर के अंदर, वो हमारे पास जो फील्ड बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। अच्छा उसके बाद ये एक एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 2 में वो कह रहा है द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ कर्व, कि एक अगर हम ये वाली ले लें, कर्व ले लें, ठीक है, उस पर जितने भी टेंजेंट वेक्टर बन गए ये वाले, ठीक है, इनके एंड द सेट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ सरफेस एस, या अगर हम कोई सरफेस एस पे जितने भी नॉर्मल वेक्टर बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे ये फैमिली बनाएंगे, और ये फैमिली को हम क्या कहते हैं कि ये वेक्टर फील्ड होती है। अच्छा इसके बाद सरफेस आ गया है, ठीक है, तो ये हम उस दिन भी पढ़ रहे थे सरफेस के बारे में, ये चीज़ें ये बेसिक इसमें से देख लीजिएगा कि हमारे पास सरफेस वगैरह के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी इसको देख लिया था। तो उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं द ऑपरेटर डेल। डेल ऑपरेटर यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो यहाँ आई को या जे को आगे पीछे भी कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए कि जो ऑपरेटर डेल होता है ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, बताते खुद देखो, वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आता है, सबसे पहले कंसेप्ट आता है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर हमारे पास एक फाई फंक्शन है वो स्केलर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक फाई फंक्शन स्केलर है, उस पर हमने क्या अप्लाई करना है, डेल। तो जाहिर बात है डेल का आपको पता है कि डेल क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो इस पे जब फाई अप्लाई करेंगे तो फाई एक फंक्शन है, तो हम फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ आई आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जे एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, एंड साथ साथ जे एंड के आते जाएंगे। इसका मतलब है जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर होगा।
अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग स्केलर फाई फंक्शन, एक क्वेश्चन है, अगर स्केलर फाई फंक्शन एक्स वाई जी इज इक्वल टू, मैं ले लूँ सी, सी एक क्या है, इसका मतलब है ये ऐसा स्केलर फाई फंक्शन है कि जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इसका ग्रेडियंट लेंगे तो इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, क्योंकि आप इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स वाई जी के लिहाज से लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रेडियंट एक हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है, दैट इज वाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को समझना इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये एग्जांपल वन में उसने क्या दिया है कि एक स्केलर फाई फंक्शन दिया है, फिर हमने उसका हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है, ठीक है। तो आगे आ जाती हैं कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ग्रेडियंट की, कि अगर कांस्टेंट नंबर है और वो फाई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक एमसीक्यूज होते हैं अगर देखा जाए तो। सेकंड में है कि अगर फाइव की पावर एन है तो वो डेल क्या करता है, डेरिवेटिव की तरह बिहेव यहाँ कर रहा है, एन पीछे चला जाता है और फाइव की पावर एन माइनस वन डेल्टा फाइव आ जाता है। इस तरह से अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो वो स्प्लिट भी हो सकते हैं, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा फार्मूला लग रहा है, अगर आपने डेरिवेटिव के हिसाब से देखना है तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है ये बेसिकली एक डेरिवेटिव को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर डेल जो डिवाइड हो रहा है आपको पता है यहाँ पर ये किस रूल को, रूल के तहत आया है, ये कोशेंट रूल, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, यहाँ पर हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ रहे थे। और अच्छा, ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ आर है, ठीक है, तो एफ ऑफ आर एक फंक्शन है, ठीक है, जो आप इसको एक कर्व कह लें, इज इक्वल टू, जब इस पे अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और साथ अगर आप देखें तो ये चीज़, और साथ आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, इसको आप कह लें कि ये यूनिट वेक्टर आ गया साथ। अगर आर की पावर एन हो तो एन पीछे आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस टू और आर। तो ये थ्योरम्स हैं, इसके प्रूफ भी नीचे हैं, तो ये तो डिफरेंट हैं, तो इनको हम कर सकते हैं। आगे ये देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। प्रूव दैट डेल्टा फाई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर सी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हम फाई फंक्शन ले रहे होते हैं जिससे वो सरफेस बन रही होती है, ठीक है, ये जो हम फाई फंक्शन लेते हैं मिसाल के तौर पर इस तरह से लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू सी, मतलब यहाँ मैं 10 रख देता हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगी, एक सरफेस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्या, अच्छा ये अगर सरफेस बन जाएगी तो सरफेस के बाद अगर हम इसको देखें तो जो डेल फाई होगा, ये तो क्योंकि फाई ऑफ एक्स वाई जी था ना, एक्स वाई जी का, तो वो कहता है कि थ्योरम कहता है कि हमारे पास जो डेल होगा, डेल फाई जो इसका आता है, वो एक हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन यहाँ पे होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी कि ये जो फाई जो सरफेस है उससे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ, फाई के साथ, तो वो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन ऑर्थोगोनैलिटी इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगी, जीरो पे। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो एंड पे ये बताया भी होगा, ये देखें कि हमारे पास डेल फाइव डॉट प्रोडक्ट टी यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये देखें टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये हमने इसको यहाँ पर इस तरह से प्रूव करना है। अच्छा, उसके बाद ये तो ये चीज़ आ गई, ये जो हम यहाँ पर टी यूनिट वेक्टर है ना, ये हमारा जो फाई है, फाई को उसने चेंज किया है आर वेक्टर में, ठीक है। आर वेक्टर जो है बेसिक उसके यूनिट वेक्टर्स में उसको चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो ये ऐसे है, ठीक है, सरफेस के हिसाब से।
तो जब उसको वेक्टर्स में चेंज किया तो ये इसका मीनिंग यही बनता है कि ये जो सरफेस हमने चेंज किया ना, तो उसके साथ इसकी ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, उसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। आगे आता है हमारे पास फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, ये हमारे पास एक सरफेस है एट द पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डेल फाई लेना है। डेल फाई लेने से हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर जब आएगा हमारे पास, तो वेक्टर के बाद हमने उसका डेल फाई उस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है, तो ये डेल फाई आ गया, फिर उसका उसकी मैग्नीट्यूड पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मीन हमने ये एक फाई फंक्शन से उसको क्या बनाया, एक वेक्टर बनाया। वेक्टर बनाने के बाद उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेक्टर टेंसर में, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो इसको हम देखते हैं ज़रा डिटेल से। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था एसएमएस के इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो वी नो दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है कि हम जब फाई या एक्स वाई जी को उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है उस फंक्शन में चेंजिंग है एक्स के लिहाज से या वाई के लिहाज से या जी के लिहाज से, मतलब जिस कोऑर्डिनेट के लिहाज से हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। It seems unnatural to restrict the attention to these three direction and we may ask for rate of change of phi in any direction। तो अगर हम उन उस फंक्शंस को किसी भी डायरेक्शन में हम चेंज देखना चाह रहे हैं, फॉर एनी डायरेक्शन, तो दिस ये हम पहले तो हम कह रहे हैं ना एक्स वाई जी, इन तीन के अलावा अगर हम उसका जो डेरिवेटिव है उसकी चेंजिंग फंक्शन की किसी भी डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, तो ये हमें जो कंसेप्ट ले जाता है, ये किस तरफ ले जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरफ ले जाता है कंसेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मेन इसका आता है वो क्या है। अच्छा, ये तो हमने इस तरह का रिजल्ट पहले भी 300 पढ़ा है। तो इसका देखते हैं पहले ना, कोई यहाँ पे एग्जाम्पल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। एक सेकंड, ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमारे पास एक फाई फंक्शन है, ठीक है, एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये देखें किसी भी हमने वेक्टर की अलोंग इसका क्या फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का हमने क्या लिया, डेल फाई, मतलब डेल फाई से मुराद ये है कि हमने इसका क्या लिया, ग्रेडियंट लिया। ग्रेडियंट लेने से ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया। हमने एक मखसूस पॉइंट को फाइंड करना था, तो वो उसका क्या आ गया हमारे पास, डेल फाई आ गया। ठीक है, उस पॉइंट पे द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे प्लस के। हमने क्या किया है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है जो इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे के था। तो वो हमने जाहिर बात है यूनिट वेक्टर फाइंड जब किया तो वो हमारे पास आ गया आई प्लस जे प्लस के, और उसकी मैग्नीट्यूड पे उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टी यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद थर्स द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइव एट पॉइंट इज। ये हमारे पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कि हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, डेल्टा फाइव की किसके साथ, उस यूनिट वेक्टर के साथ। ये एक फार्मूला है जो कि ऊपर भी हमने देखा है। तो हमने जब इसकी डॉट प्रोडक्ट ली इसके साथ, तो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, आप उसको आई को आई वाले के साथ करते हैं, जे वाले को जे वाले को, के वाले को के वाले के साथ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू एंड रूट थ्री आ गया। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट, क्योंकि किसी पॉइंट पे फाइंड किया तो वो हमारे पास उसकी जब हमने मैग्नीट्यूड ली तो वो हमारे पास, अगर वैसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू की भी बात की जाए तो वो हमारे पास क्या आती है, टू एंड रूट थ्री, एंड इट्स डायरेक्शन एट द पॉइंट टू आई प्लस टू जे प्लस टू
के, मतलब जो डायरेक्शन आई थी ये थी इस डायरेक्शन के अलोंग, और जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2√3 आई है। तो ये ऊपर अगर देखा जाए फार्मूलेशन में देखा जाए तो फार्मूलेशन में भी यही केस था, ये देखो ना, ये वाला इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप डेल डॉट इसको अगर आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या करती है, कम्यूट करती है, तो ये फार्मूला है ट्रैक्शन डेरिवेटिव का, ये पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू पार डेल्टा फाई का डॉट प्रोडक्ट में है जो हमने यूनिट वेक्टर किया है उसके अलोंग। अच्छा, ये डायरेक्शन डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग द कर्व आता है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग द कर्व उसका फार्मूला ये है, तो बस इसकी जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जाहिर बात है ये यूनिट वेक्टर है, तो ये बन जाएगा डेल्टा फाई, और इसका जब लेंगे यूनिट सॉरी मैग्नीट्यूड, तो वो 1 हो जाएगी, साथ क्या आ जाएगा कोसाइन थीटा। इस तरह से उसने बताया है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव, वो था डायरेक्शन डेरिवेटिव, ये क्या है नॉर्मल डेरिवेटिव। तो हमने तो पहले जो है वो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। पहले हम जब वो डायरेक्शन डेरिवेटिव ले रहे थे तो सिंपल फार्मूला था डेल फाई डॉट, ये भी एक एमसीक्यूज है, ये यूनिट वेक्टर के लिए। तो जब हमने एक वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना होता है तो इसका मतलब वो उसके परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर डेल्टा फाई डॉट क्या आ जाएगा, ये चीज। तो नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज द कंपोनेंट ऑफ डेल्टा फाई इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस चीज के। तो आपको पता है जब हम ए डॉट बी को ओपन कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली दोनों एक डायरेक्शन में पड़े होते हैं, क्योंकि हम इसको लिखते हैं ना ए बी को कोसाइन थीटा, तो जो बी कोसाइन थीटा होता है ये भी एक ही डायरेक्शन में पड़ा होता है। तो यहाँ पर इसकी शायद कोई एग्जांपल वगैरह दी हो नॉर्मल की फाइंड करने के लिए। नहीं, यहाँ पर तो एग्जांपल नहीं है, इसको देखिएगा। उसके बाद आ जाती है दूसरे नंबर पे कि हमारे पास पहले हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, नंबर 2 आ जाती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो होती है, क्योंकि डाइवर्जेंस हम लेते हैं किसी वेक्टर की, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम फाई जो है, क्या हम फाई जो है वो किसी ए वेक्टर की ले सकते, सॉरी डेल्टा जो है, पहले हम ग्रेडियंट क्या, सॉरी एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम ये जो डेल ले रहे थे, क्या ग्रेडियंट किसी वेक्टर का ले सकते हैं, ये चीज ले सकते हैं किसी वेक्टर, मतलब हम पढ़ रहे थे ना ये थोड़ी देर पहले, ये चीज, तो क्या हम ये वाली डिफाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ख्याल रखना कि ये हम डिफाइन ही नहीं करवा सकते। इसी तरह से क्या हम डाइवर्जेंस किसी स्केलर के लिए डिफाइन करवा सकते हैं, तो डाइवर्जेंस स्केलर के लिए डिफाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको दोनों वेक्टर चाहिए होते हैं, फिर आप उनकी डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करवाते हैं। तो इधर देखें, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो जाहिर बात है जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर नंबर मिलेगा। इसका मतलब है जो डाइवर्जेंस होती है ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सही है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं होते। एक सेकेंड, हम डॉट प्रोडक्ट में कह रहे थे कि ए डॉट बी जो होता है इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इधर हम कह रहे हैं कि डेल्टा डॉट ए बराबर नहीं होता, ये नीचे लिखा हुआ है ए डॉट डेल्टा। इसकी रीजन क्या है, ये भला क्यों नहीं बराबर हो यहाँ पर, नॉट इक्वल होते, क्योंकि ये भी तो दोनों वेक्टर्स ही है ना, डेल्टा और डेल्टा। आपको फार्मूलेशन से क्या समझ आ रही है कि ये क्यों
इक्वल नहीं होते अगर आप इनकी डायरेक्शंस को चेंज करने की भी कोशिश करें तो। कुछ समझ आ रही है? देखिए ना, अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अगर आप इसको फर्स्ट पे रख लें, इसको किस पे रख लें, सेकंड पे रख लें, तो ये आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का? A1 partial by partial x plus A2 partial by partial y। मीन के आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपके पास जो A1 है वो पीछे चला जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आगे चला जाएगा, तो वो तो आपके पास सारी बात है। जब आप पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आगे चला जाएगा तो इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। पहले आपके पास आ रहा था पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स A1 इज इक्वल टू, अब आपके पास आ जाएगा A1 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। तो अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है, हो सकता है कि ये A1 क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर कांस्टेंट होगा तो फिर तो आपका फर्क नहीं आएगा, वो पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर सोचें कि अगर ये A1 A2 या A3 एक्स वाई जी के फंक्शंस हों, तो फिर लाजमी तौर पर क्या क्या आएगा, फर्क आएगा, क्योंकि वो बाहर है, वो क्या है, अंदर है, तो अंदर लेने से वो उसको क्या कर देगा, डिफरेंशिएट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों जो क्वान्टिटीज हैं, ये वाली, ये इक्वल नहीं है। अच्छा, इक्वल नहीं है, नीचे दिया है कि अगर ए हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट होने से ये दोनों क्या बन जाएंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। वो तो आपको पता है क्यों आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव लेने से वो क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, अगर हमारे पास इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाए, मतलब किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये भी एक, अच्छा, इफ डेल्टा डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एवरी वन वेयर इन सम रीजन आर, अगर आर में हम किसी भी जगह पर वेक्टर्स की हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं, देन ए इज कॉल्ड सोलिनोइडल सोलिनोडल वेक्टर पॉइंट इन अ रीजन। तो ये हमारे पास ये सोलिनोडल वेक्टर्स कहलाएगा इन दैट रीजन। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर पूरे आर के अंदर ये हम डेल्टा डॉट ए लेते हैं, वो हमारे पास क्या रहता है, जीरो। तो ये भी एक एमसीक्यू है, इसको भी हम नोट कर सकते हैं, जैसा कि ये किसी पॉइंट पर फाइंड किया है ग्रेडियंट, तो ये हमारे पास एक तो क्या मिली है हमें, स्केलर क्वांटिटी मिली है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो उनकी अगर हम लेते हैं डाइवर्जेंस, तो वो उनको अलग-अलग से स्प्लिट कर देता है। इस तरह से अगर किसी वेक्टर के साथ कुछ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर बाहर चला जाएगा और उसका क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये आगे कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल थ्योरम है। अच्छा, ये देखते हैं लप्लासियन। ठीक है, लप्लासियन क्या होता है, एक जैकोबियन होता है, एक लप्लासियन होता है। अच्छा, इफ पार्शियल, हमारे पास एक फाइव फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट, अगर हम ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी आपको पता है क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर हम इसकी क्या ले लें, डाइवर्जेंस ले लें, ठीक है, तो आपको पता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्केयर फाइव आ जाएगा, आपके पास दोबारा से एक स्केलर नंबर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये आपके पास क्या कहलाएगी फिर, ये कहलाएगी लैप्लासियन ऑफ फाइव। एंड इक्वेशन, जो लैप्लासियन को अगर जीरो के बराबर रख दिया जाए तो वो आपके पास क्या बन जाती है, लैप्लास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको पता है, आप पढ़ते भी आए हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर ये वाला, प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ये पीडी में भी पढ़ते आए हैं। यही आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, लैप्लास, तो ये वही लैप्लासियन है।
if the scalar phi function is a Laplace equation is equal to 0 and then phi is said to be a harmonic function in this region। अगर ये इसके बराबर है, आपको पता है ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पर अगर मैं u की जगह क्या रख दूँ, फाई रख दूँ, तो जो फाई होगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, इनको देख लें। पाया तो हम इसको रीड कर सकते हैं। आगे आता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये कर्ल क्या होती है, कर्ल भी किसी वेक्टर की ली जाती है, लेकिन ये क्या होती है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ हम पहला ये वाला वेक्टर रखेंगे डेल्टा, और दूसरा हमारे पास जो a1 a2 वेक्टर्स की फॉर्म में उसके कोफिशिएंट हैं इनको रखेंगे। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस एक क्या होती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है, और कर्ल एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर ए कांस्टेंट हो तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो नंबर नहीं आएगी, बल्कि जीरो वेक्टर आएगी। और अगर पूरे रीजन में डेल क्रॉस ए जीरो हो तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कि वो जो वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, रोटेशनल कहलाता है। तो ये भी उसी तरह से कंसेप्ट है कि किसी पॉइंट पे आपने क्या फाइंड किया, यहाँ कर्ल फाइंड किया, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, कर्ल फाइंड की गई, तो ये उसी तरह से जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, उनकी क्या ली है, कर्ल ली है। तो यहाँ पर ये इनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर आप उधर देखते हैं ना डाइवर्जेंस में, जब हम ले रहे थे ये फाई ऑफ ए, तो फाई बाहर आ रहा था और इसका डेल डॉट क्या आ रहा था, ए डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जब फाई ऑफ ए का हम क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं कर ले रहे हैं, तो फाई तो बाहर आ गया है, लेकिन इसकी फॉर्मूलेशन कुछ डिफरेंट हो गई है कि ये जो फाई है ये हो गया डेल्टा क्रॉस ए, मतलब उसकी कर्ल, डेल इसका अगर फाई का क्रॉस ए। अब देखें आप इनकी डेफिनेशन को समझें कि ये डिफाइन है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक क्या है, वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये भी एक क्या है, वेक्टर, बट दिस वन इज अ स्केलर। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अगर देखा जाए तो, कि अगर हमारे पास ये डेल फाई है, ये वाला, ये आपको पता है कि क्या है, ये आपके पास है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर ग्रेडियंट की हम दोबारा से क्या ले लें, कर ले लें, समझ आई, कि ग्रेडियंट की क्या ले लें, कर ले लें, तो वो आपके पास क्या आती है, जीरो आती है। ओके, अगर हम कर्ल की क्या ले लें, क्योंकि कर्ल, आप थोड़ा सा ये याद रखें ना कि वेक्टर को वेक्टर के साथ ही अटैच करना। ग्रेडियंट वेक्टर है तो उसका दूसरा वेक्टर तो डाइवर्जेंस ना है, दूसरा वेक्टर तो फिर क्या होगा, कर्ल ही होगा। तो हमें ग्रेडियंट की कर लेनी है, किसके साथ कर लेनी है, तो और दूसरे नंबर पे हमारे पास वेक्टर कौन सा बचता है, कर्ल वाला। तो कर्ल की हमने, एक वेक्टर है, इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसी वेक्टर के साथ, दैट विल बी अ डेल। तो उसकी जब हम कर्ल की डाइवर्जेंस लेंगे वो भी क्या आती है, जीरो आती है। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कह सकते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो इनसे बाहर तो कुछ भी नहीं आता। अगर आप कहें ना कि बहुत मुश्किल आता है, कुछ इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि इनके क्या है, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि इनके लिए आपको ये पता होना कि कैलकुलेशन थोड़ी सी चाहिए होती है, वो चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर उसने भी मैंने बताया था v इज इक्वल टू, हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं आर ओमेगा, यहाँ पर उसने v को डिनोट किया है ओमेगा क्रॉस आर। आपको पता है v जो है यहाँ पर क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है आपके पास यहाँ, ये एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने v डिटेल से लिखा है कि अच्छा, मेन रोटेशनल यूज फाइव मोटिवेशन फॉर रोटेशनल, ये दोबारा से वही कह रहा है कि जहाँ पे कर्ल जीरो जीरो वेक्टर मिल जाता है आपके पास, वो क्या कहलाता है, ये रोटेशनल कहलाता है। अच्छा, ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट फंक्शन है और फाइव स्केलर फाइव फंक्शन है, तो हम जब इसकी डेल की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको क्या
असरअंदाज होता है। तो फिर आप मतलब ये जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा नहीं आते, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा वो पूछता है। यहाँ पर भी उसने बोला है ए गिवन है, फिर उसके बाद बी गिवन है और 5 गिवन है। तो आपने ए की डेल के साथ क्या लेनी है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, यह हमने ना यहाँ पर इसको पहले करना है। ठीक है। डेल फाइव के साथ फिर ये एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर को वेक्टर के साथ फिर डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है। तो ये नीचे इसके सोल्यूशन भी मौजूद है। अच्छा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 करेंगे, इसी तरह से 6 और 7 हमारे 3 चैप्टर रह गए, 5 6 7। मैं देख लेता हूँ 5 वाला चैप्टर कौन सा है। ओके। अच्छा, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटेग्रल, ये हम ना थोड़े से अच्छे अंदाज से करेंगे। ये करने के साथ ना हमारा कैलकुलस थ्री भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ, यहाँ थ्योरम आते हैं, ग्रीन थ्योरम आता, आप लोग भी इनको ना रीड करके आइएगा। ग्रीन थ्योरम आता है, स्टोक्स थ्योरम आता है, और एक कौन सा है, डाइवर्जेंस थ्योरम। ये कैलकुलस थ्योरी में हम आमतौर पर करते हैं। मसला ये है कि अगर हमको उनकी पूरी विजुअलाइजेशन नहीं भी होती तो हमने सिर्फ यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, थोड़ा सा एमसीक्यू के हवाले से तो हमने देखना है कौन सा थ्योरम में लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर देता है, कौन सा जो थ्योरम है। क्योंकि ये मैंने देखा है एमसीक्यू जिस तरह से आए हैं, आप भी देख सकते हैं पिछले पेपरों में। कौन से पिछले पेपरों में ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें ना तो बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो कौन सा थ्योरम वॉल्यूम को लोअर डिमेंशन में ले जाता है, मतलब कि सरफेस में ले जाता है, और कौन सा सरफेस को लैंड इंटीग्रल में चेंज कर देता है। तो ये चैप्टर को हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से देखेंगे 5 वाले को। तो कोशिश करें आप भी इन चैप्टर को पढ़ के आइएगा 5 वाले को, तो हम 5 वाले को कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से गिवन हो, तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, है किसी को आइडिया? हाउ वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन ग्राफ फंक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आप लोगों ने देखी हो या इनको सीखने की ट्राई की हो। चलो, यही मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि आप इसको देखिएगा, आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, डिफरेंट। ऐसे में एक मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इसको मैंने समझने की ट्राई की थी। आपने बस यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमारे पास से परपेंडिकुलर लाइन आती है, ठीक है, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होगी वहाँ पर हमारा ग्राफ का जो लाइन है वो क्या बनेगी। अगर हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है तो वहाँ पर क्या होगी, ये दो कंडीशन है, या तीसरी कंडीशन है कि या इस तरह से लाइन हो, तो उसके लिए बिहेवियर उस लाइन का किस तरह से होगा। तो फिर आपको बहुत वाज़ह सी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ आपने स्लोप लेनी है, जहाँ पर वो चेंज हो रहा है, जहाँ पर वो है ही परपेंडिकुलर या इस तरह से है उसका, तो फिर वो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो फंक्शन कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनका ग्राफ किस तरह से होता है, और जो फंक्शन दूसरे होते हैं उनका ग्राफ किस तरह से होता है, तो फिर आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको कल देखते हैं। कल मैं दोबारा से इस चीज़ को पूछूंगा लास्ट पे। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।